देश और विदेश में रहने वाले मेरे समस्त भारतवासी बंधुओं, मित्रमंडल, नागरिकों, इंटेलिजेंट सिस्टर्स, विवेकशील बंधुओं, प्रबुद्ध युवा साथियों, इससे पहले मैं कई बार ये जिक्र किया हूँ कि किस तरह से इस देश की संसद और जुडिशरी ने इस देश के संविधान को वायलेट किया, व्यतिक्रम किया, उसको डिस्ट्रॉय किया। आज मैं और क्यों इस देश के संविधान को बदलने की ज़रूरत है, और आज मैं इस समय जब आपसे जो बात करने जा रहा हूँ वो है कि इस देश के जुडिशरी ने, इस देश की न्यायपालिका ने कैसे इस देश के संविधान को बर्बाद किया और क्यों इस संविधान को अतः बदलना चाहिए। मेरा मतलब जुडिशरी, देखिए सुप्रीम कोर्ट है या संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा, विधान चीफ जस्टिस, जजेस, प्रेसिडेंट, प्रधान, ये सब पद जो हैं वो संस्थाएं हैं, पद संस्थाएं, व्यक्ति संस्था नहीं है। यहाँ व्यक्ति ने अपने को संस्था समझ लिया और यही इस देश का सबसे बड़ा रोल। सिब्बल ने यही तो किया, सिब्बल ने अपने को ही सब कुछ समझ लिया और सारे सिस्टम एजुकेशन के बदल दिए। कह दिया कि प्राइवेट स्कूल, पब्लिक स्कूल दें या न दें, वेज बोर्ड, पे कमीशन, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। जबकि मैनुअल में क्या लिखा हुआ किसी ने पढ़ा नहीं। व्यक्ति आया, उसने कहा हाई स्कूल में नहीं होगा एग्जामिनेशन। तो यहाँ मैनिफेस्टो भी कोई काम का नहीं है, यहाँ संस्थाएं किसी काम। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने संस्थाओं को किस तरह से बर्बाद किया है, खास तौर से संसद, यहाँ तक कि जनता और संविधान को, उसको आप जब सुनेंगे तो आप दांतों तले उंगली दबाएंगे। मुझको ये फांसी दे दें, लेकिन मैं वो फांसी तब तक नहीं मानूंगा जब तक शास्त्रार्थ नहीं होगा देश के सामने। यहाँ आज तो मैं बहुत जल्दी कहूँगा, क्योंकि ये तो यूट्यूब में जाएगा, फेसबुक में जाएगा, जिसमें अपलोड होने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत शॉर्ट बोलना पड़ता है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, कई दफ़े उसको रिपीट कर रहा हूँ, कई दफ़े लोड होगा, कोई बात नहीं। लेकिन देश के सामने शास्त्रार्थ होगा। 20-22 दिन हम बोलेंगे, 1 महीना वो लोग बोलें, संसद वाले बोलें, जुडिशरी वाले बोलें, जज बोलें, वकील बोलें, 1 महीना, 1-1 घंटे रोज़ सबको टाइम दिया जाएगा। मुझको केवल 20-22 दिन दीजिए, उसके बाद 1-2 दिन मुझे केवल 2-3 घंटे उनका जवाब देने का टाइम मिले। देश की जनता वोटिंग करेगी, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो हमको फांसी होगी या इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल बने। सीधी बात यह है। इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल का जो हेड होगा, प्रेसिडेंट होगा, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, विश्व अदालत का जो एक जज होगा, और बाकी 2 जज इंडिया से होंगे, एक जज कनाडा से हो, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, चीन, जापान, कहीं से भी लाइए, साउथ अफ्रीका वगैरह, हर कॉन्टिनेंट से 1-1, 9 या 11 जज वो तय करेंगे। अगर मैं गलत हूँ, मुझे फांसी कहते हैं, मैं फांसी के लिए तैयार, पर मैं ऐसे नहीं मानूंगा, क्योंकि अब इस देश को समझना, यहाँ के जजों को समझना। देश बिल्कुल अराजकता की स्थिति में आ गया, नंगी थाली में इन्होंने छोड़ दिया, न्याय मिल नहीं रहा, अपना काम छोड़ करके बाकी सब काम हो रहे हैं। देश की जनता को तारीख पे तारीख, विदेशी अटॉर्नियों को बुलाए नहीं, इसीलिए वकीलों को तारीख पे तारीख, जनता कहीं है नहीं, एडजस्ट कर रहे हैं। सरकारी ऑफिसर, सरकारी कर्मचारी एडजस्ट हो रहे हैं, वकील साहब एडजस्ट हो रहे हैं। हमारे वकील को टाइम नहीं, सरकारी अफसर को टाइम, तो केस क्यों लगाते हो? क्यों भाई मुकदमेबाजी हो रही? जनता आ रही, गरीब लोग आ रहे हैं, कोर्ट से वापस जा रहे हैं, पैसा कमाई हो रही है। उनको यही डर है। फॉरेन अटॉर्नीज, विदेशी वकीलों के ना आने के पीछे भी यही कारण है, क्योंकि एक तो भाषा का जो चक्कर हो, लेकिन एक तो संविधान या कानूनों का गलत अर्थ नहीं लगेगा, दूसरा है कि तारीख पे तारीख नहीं होगी, शोषण नहीं होगा, अन्याय नहीं हो पाएगा। ये सबसे बड़े डर हैं। अन्यथा ये छोड़ने वाले, जब सब चीज़ विदेशी है तो विदेशी अटॉर्नी ही क्यों नहीं भाई? और वकील क्यों चाहेंगे इस देश के कि देश में सुराज हो, सुशासन हो, राम राज्य हो? डॉक्टर क्यों चाहेगा देश स्वस्थ हो, निरोग हो? तो वही स्थिति है। इसलिए आज मैं उसी पर आपसे बात करूंगा। जुडिशरी ने किस, आपने सुना है कि नीचे की अदालतों के जजमेंट गलत होते, सुना होगा आपने, लेकिन जिस देश में जो सर्वोच्च सत्ता है, सर्वोच्च न्याय की जो सत्ता है रादर, उस संविधान का ही, जिसका कि वो क्रिएशन है, जिसके कि वो बच्चे हैं, जिससे उनकी उत्पत्ति हुई है, उसका ही अगर डिविएशन करेंगे, व्यतिक्रम करेंगे, उल्लंघन करेंगे, तो उस देश की क्या दुर्गति होगी। ये तो बिल्कुल सीरिया न बन जाए ये देश। मुझे तो कभी कभी ये भी डर लगता है, अगर ये सुधरा नहीं 2024 तक, तो भारत उसका एक जीता जागता उदाहरण है। क्या दुर्गति होती है किसी समाज के, देश की। मछली बाजार बन गया है। आप जितना सुनेंगे, बार बार सुनेंगे यूट्यूब, फेसबुक आदि से, तो आपको इस सब फिर
चीज़ों का एक क्लियर कट नॉलेज आपको होगी। इस देश में आप कुछ निर्णय करने के भी इस लायक हो जाएंगे कि आखिर अंततः हमको करना है। एक नागरिक के रूप में आपका उत्तरदायित्व क्या? आप ये नहीं कि ये सब कानून का विषय में हम नहीं जानते। अरे संविधान हमारा जीवन शास्त्र है भाई। जब तक हम ये नहीं समझेंगे हमारा जीवन शास्त्र है, हमारा बनाया, हमको इसको नहीं समझेंगे मोटा मोटा क्या है, और जिस दिन हम बनाएंगे या वोटिंग होगी हम लोग उसको अप्रूव करेंगे। ये अगर ये पहले हुआ होता सन 50 में तो हमारे बाप दादा हमको बताते संविधान क्या होता है। उस समय अज्ञान था, नहीं हो पाया, लोग स्वतंत्र हो रहे थे सीधे सीधे, उनको ये था किसी तरह से स्वतंत्र होगा, उनको इससे कोई मतलब ही नहीं था क्या होगा क्या नहीं होगा। आज हम लोग प्रबुद्ध हो गए, इतनी इन्फॉर्मेशन, इतना ज्ञान हो गया, इतना एक्सपीरियंस हो गया, इतना हमने प्रयोग किए हैं, तो अब हमको ये संविधान बदलने में कोई दिक्कत नहीं। ये संविधान रह ही नहीं गया। हमारे इस न्यायपालिका में, न्याय व्यवस्था में 4 वज्रपात हुए। ये हमेशा ये बहुत, ये सन 70 के बाद से तो 4 तरह से वज्रपात हुआ। पहला वज्रपात हुआ उस समय चीफ जस्टिस थे सुब्बा राव साहब, तो सुब्बा राव जी ने, और ये वज्रपात, ये पॉलिटिक्स हुई फंडामेंटल राइट्स को लेकर के। मूल अधिकार, मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है या नहीं, इसको लेकर के सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स घुसी। और सुब्बा राव जी ने, जो विरोधी लोग हमारे पार्टियां थी, उनके हिसाब से एक जजमेंट, उनकी बेंच ने एक जजमेंट दिया था कि संसद नहीं कर सकती है, जबकि संसद सर्वोपरि है, वो जनता की प्रतिनिधि है, सार्वभौम जनता द्वारा चुनी गई। ये ठीक है कि ब्रिटेन में संविधान नहीं है, इंग्लैंड में संविधान नहीं है, पर वहाँ की संसद भी सर्वोच्च है, सबसे ऊपर। वहाँ संविधान है, हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है, लेकिन संविधान के नीचे दूसरा नंबर संसद का। संसद सार्वभौम जनता द्वारा चुनी गई प्रतिनिधियों की संस्था, इसलिए वो सर्वोपरि है सबसे। तो हमारे देश की संसद को अधिकार है, लेकिन हमारे देश की न्यायपालिका ने कहा कि इनको अधिकार नहीं है। सुब्बा राव साहब उस समय, फिर उन्होंने जब ये जजमेंट दिया कि संसद को अधिकार नहीं है, तो विरोधी, सारे विरोधियों ने उनको राष्ट्रपति का कैंडिडेट बनाया डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के खिलाफ। यद्यपि वो हार गए, लेकिन वो पॉलिटिक्स पहले। और उसके बाद फंडामेंटल राइट्स को लेकर के 1, 2, 3 फिर लगातार सन 77, सन 80 तक बस निर्णय ही होते रहे। कभी किसी ने कहा नहीं, कभी फिर बड़ी बेंच बनी, उसने कहा हाँ, किसी ने कहा हाँ, किसी ने कहा ना, बड़ी बेंच, फिर बड़ी बेंच, इस तरह से बनती रही। खैर, आज उन्होंने ये तो कह दिया है कि मौलिक अधिकारों में संसद कोई संशोधन नहीं कर सकती है, लेकिन हाँ, अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी संसद के पार्ट 4 भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो कि विजन ऑफ द पीपुल, भारत देश के लोगों की परिकल्पना है, अगर उनके सिद्धांतों का पालन करने के लिए फंडामेंटल राइट्स में भी संशोधन करना पड़ेगा, तो वो संशोधन हो सकते हैं। और वो बात सही है, क्योंकि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, जो जनता की परिकल्पना, वो फंडामेंटल राइट से भी आगे हैं, ऊंचे हैं, क्योंकि पूरे देश के फंडामेंटल राइट है, वो पूरे समाज के फंडामेंटल राइट्स। ये फंडामेंटल राइट तो किसी व्यक्ति के हैं, किसी समूह के हैं, लेकिन वो फंडामेंटल राइट भी पूरे या तो देश के लिए हैं, या पूरे एक समाज के लिए हैं, या पूरे एक समुदाय के लिए हैं, जैसे वुमेन के लिए, जैसे बच्चों के लिए, जैसे बालिकाओं के लिए, जैसे लेबर के लिए, लेबर क्लास, ऐसे चिल्ड्रन के लिए। तो इसलिए वो भी एक पूरे समुदाय के, या बाकी ऐसे हैं पूरे देश के लिए हैं वो वेलफेयर। तो वो एक प्रकार से फंडामेंटल राइट हैं पूरे देश। ये फंडामेंटल राइट से वो ऊपर है। इसलिए अगर फंडामेंटल राइट को भी संशोधन करना पड़े और फंडामेंटल राइट्स की कुर्बानी होगी अगर इन नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए, तो वो जायज़ है। अन्यथा उनका कहना ये है कि मौलिक अधिकारों में, फंडामेंटल राइट्स में संसद कोई संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन रिजर्वेशन कैसे हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल है, इस पर मैं बाद में आऊँ। हाउ दिस रिजर्वेशन quota system has been introduced because that is covered by constitution। और कैसे हुआ, क्योंकि वो कहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी नीति निर्देशक सिद्धांतों में रिजर्वेशन की बात नहीं। इसलिए रिजर्वेशन पेरिनियल, लगातार जो रिजर्वेशन, उनका एक विजन था कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स का। वो जानते थे इस देश को हमने कास्टलेस, क्योंकि कास्ट सिस्टम यहाँ का पहले से, जो आज इसको मनुवाद कोई गाली देता है, मनुवाद, इसी व्यवस्था को वो ख़त्म करना चाहते थे। लेकिन आज ये लोग मनुवादी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको रिजर्वेशन चाहिए।
ये गाली भी दे रहे हैं, ये मनुवादी है, और रिजर्वेशन भी चाहते हैं। ये जातिवाद को बनाए भी रखना चाहते हैं और जातिवाद के नाम पर ऊपर के सब लोगों को गाली भी दे रहे हैं। तो मेरा कहना केवल इतना ही है कि हमारे नीति निर्देशक सिद्धांतों में रिजर्वेशन की कोई बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये जो संविधान बनाने वाले हमारे संविधान निर्माता लोगों को पता था कि रिजर्वेशन पेरिनियल नहीं हो सकता, एक स्थायी स्थिति नहीं हो सकती, इसलिए वो एक कास्टलेस क्लासलेस सोसाइटी की बात करते थे और इसीलिए उन्होंने नीति निर्देशक सिद्धांतों में उसकी स्थापना नहीं। पर हुआ कैसे फिर रिजर्वेशन, कैसे फंडामेंटल राइट्स को अमेंडमेंट किया, कैसे इंट्रोड्यूस कर दिया उसमें नए क्लॉज रिजर्वेशन, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर हम बाद में डिस्कस करें। लेकिन इन 4 वज्रपातों में पहला वज्रपात तो ये हुआ, ये बड़ी लंबी कवायद है, इसलिए उस पर पर एक मैंने आपको हिंट दी। दूसरा था सोशलिज्म, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस के नाम पर जो देश की सारी प्रोडक्शन और सर्विसेज, सरकार को, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर तक पिंजरा पोल बन गए भाई। ये हालत हो गई, कोई काम करके नहीं देने वाला था। ठेकेदारी पर लोग वर्कर को इतनी तनख्वाह कई कंपनियों में मिलती थी कि वो अपनी जगह एक कंट्रैक्टर लेबर रखते थे, एक जगह काम करने के लिए एक दूसरा लेबर रखते थे। वो चाहते थे हमको सस्पेंड कर दो। वो जानते थे कि 100 में से 99 लोग बहाल होकर के आ जाते थे, वापस आ जाते, बैक वेजेस के साथ आ जाते थे। ऐसा जुडिशल सिस्टम हो सन 73-74 से लेकर 88, 89, 88, 89, 73, 1973, 74 से 88, 89 तक तो ऐसी जुडिशरी आई। कानून की इतनी अस्थिरता, आप कह ही नहीं सकते थे कानून क्या है, रोज़ जजमेंट बदल जाते थे। तो उस समय ये स्थिति थी, वो जानते थे कि सरकारी नौकर तुम निकाल ही नहीं सकते, सब वापस आ जाता, इसीलिए सब एक्शन लेना बंद हो गया, सब ने बंद कर दिया, प्रोडक्शन ख़त्म हो गया, सर्विसेज ख़त्म हो गई, क्वालिटी ख़त्म हो गई काम की, सब पब्लिक सेक्टर चौपट हो गए। आप देख रहे हैं सब स्ट्राइक हो गए सारे। एक डेढ़ कम से कम 200 यहाँ पे टेक्सटाइल मिले थी, कपड़ा मिले थी, 50-60 चीनी के कारखाने बंद हो गए, जूट के सारे कारखाने, यही सब ये जुडिशरी की देन है, इस कानूनी सिस्टम में जहाँ कोई डिसिप्लिन, अराजकता पैदा हो गई देश। तो ये सोशलिज्म और इसके नाम पर, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस के नाम पर कुछ मिला नहीं। और 1993 में फिर देश पूरी तरह से पूंजीवाद, कहाँ कम्युनिज्म के गोद में डालना चाहते थे, कहाँ पूंजीवाद की गोद में, तो पिंजरा पोल बन गया। नतीजा ये हुआ कि वेलफेयर स्टेट भी गई, हमारा पार्ट 4 जो जनता का विजन था, परिकल्पना थी, वो भी चली गई। तीसरा जो रिजर्वेशन का जहर आया इस देश में, जिसने भाई भाई को लड़ा दिया, समाज को टुकड़े कर दिया। करीब 1993 के बाद 2001 से तो करप्शन भी लिबरलाइज हो गया पूरी तरह से। तो ये जो प्रियम्बल को बदलने का, संशोधन करने का, नेशनल इंटीग्रेशन का, सोशलिज्म का, सारे उद्देश्य ही खत्म हो गए। संविधान का उल्लंघन भी किया और उद्देश्य भी खत्म हो गए सारे के सारे। तो ये तीसरा वज्रपात हुआ। चौथा वज्रपात है ये जो एक इस देशभक्त सरकार में एक गवर्नर, चीफ जस्टिस साहब गवर्नर बना दिए गए। अब ये एक मखनू संस्कृति पैदा हो गई। मखनू संस्कृति समझते हैं, मक्खनबाजी की। अब ये क्या होगा कि टॉप जुडिशरी में भी मक्खनबाजी, चापलूसी चालू हो जाएगी। अब 5वां न हो, इसलिए इस संविधान को बदलना, इस न्याय व्यवस्था को बदलना बहुत ज़रूरी है। 5वां वज्रपात न हो, ताकि आगे कोई इनको मारो जूते चार, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। और वो मिश्रा जो है, सतीश मिश्रा, वो सब ब्राह्मणवाद के नाम पर चारों तरफ घूम रहे थे, सब बसपा में आने के लिए, और सारे ब्राह्मण साथ में हो गए थे। वो तो कुछ ऐसा हुआ कि नरेंद्र मोदी जी का चमत्कार हो गया, नहीं तो सारे ब्राह्मण सतीश मिश्रा के पीछे जा रहे थे और सब बसपा को वोट दे रहे थे कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। और इसके बावजूद भी हमारे देश की जुडिशरी चुप थी। इस देश में जातिवादी एनालिसिस, जातिवादी प्रचार, जातिवादी भावना, ये कोई उठा ही नहीं सकता है। सांप्रदायिक भावना उठा ही नहीं सकता। हमारे देश के संविधान और इन चीज़ों का तो 36 का आंकड़ा, हमारे यहाँ का न्यूज़पेपर, हमारे देश का मीडिया तो खुलेआम चैनल्स तो एनालिसिस करते हैं, जातिवादी एनालिसिस, संप्रदाय, रिलीजन के बेसिस, वहाँ इतने मुसलमान, वहाँ इतने हिंदू, वहाँ इतने ब्राह्मण, वहाँ इतने दलित, वहाँ इतना फलाना, कैसे? इसीलिए तो इस देश का हालत इतना ख़राब हो गया कि संविधान में बोल कुछ रहे हैं, जिसके पास शब्द हैं जितने, उतना उनसे अर्थ दूर है।
माने सारे भाषण झूठे हैं, वैश्या की अदाओं की तरह सारे प्रवचन झूठे हैं। कुछ बोलते हैं, क्या कुछ हो रहा है, संविधान में क्या लिखा है, ये क्या कह रहे हैं। तो ये आपको हमको ये बहुत ज़रूरी है सोचना कि ऐसा हो क्यों रहा है, आगे ऐसा ना हो। ये अपशगुन है, इनको मारो जूते चार तो सबसे बड़ा अपशगुन था, लेकिन हमारे देश की जुडिशरी चुपचाप थी। तो ये आगे ना हो, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। हमारे मैंने जैसे पहले बताया, आपने दूसरे अगर मेरे पहले के वो सुने होंगे, तो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का कैसे बदला और सुप्रीम कोर्ट ने हाँ कैसे भरी। तो ये एक सबसे बड़ी गलती थी देश के जजों की कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, पहला जजमेंट दो सुप्रीम कोर्ट यानी जजेस, जुडिशरी भी उतनी ही दोषी है जितनी की संसद है। इनको बदलने नहीं देना चाहिए था, उसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए था, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, और इस जजमेंट बदलने नहीं देना चाहिए था। बदल नहीं सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का पहला जजमेंट हर हालत में इम्प्लीमेंट होना है। वो सारे जुडिशियल सिविल अथॉरिटीज़ सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होने चाहिए उस समय। वो बाइंडिंग है जजमेंट उनका धारा 144 के अंतर्गत सब पर नहीं, धारा 141 के अनुसार सारी कोर्टों पर वो बंधन कार्य बाइंडिंग है, और 144 के अनुसार समस्त सिविल और जुडिशियल अथॉरिटीज़ को सुप्रीम कोर्ट का इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के विरोध में नहीं जा सकते, उसमें संसद भी है। उसके बाद आप कानून बदलते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कैसे किया, ये सबसे बड़ा सवाल है, और यही संविधान का सबसे बड़ा उल्लंघन है। दूसरा है, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा और नरसिम्हा राव का केस चला था कि 4-4 करोड़ रुपया महतो को, शिबू सोरेन और कौन कौन से 3 लोगों को 4-4 करोड़ रुपया देता था, MP खरीदे थे नरसिम्हा राव पर, वो 4 जगह। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया कि ये जो घूस लेना और देना है, दिस अराइजेज आउट ऑफ लेजिस्लेटिव फंक्शन, ये विधायी कार्य है, इसलिए हमारा इसमें जुरिस्डिक्शन नहीं। आप बताइए, ये 2G है, ये 3G है, ये कोलगेट है, ये एयरपोर्ट है, जितने भी ये घपले घोटाले हुए हैं, ये सब जुडिशरी, ये सब संसदीय कार्य हैं, ये सब संसद के माध्यम से हुए। वहीं तो हुआ, वहीं लॉ बने, वहीं से अलॉटमेंट हुआ, वहीं कानून बने, किस तरह से ऑक्शन होगा, क्या होगा। तो ये सब ये सब अगर लेजिस्लेटिव फंक्शन है, तो इनके खिलाफ क्यों चार्जशीट हुई, इनको क्यों अपराधी कह रहे हैं हम लोग। करोड़ों रुपयों, अरबों, 1-1 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है विदेशों में कहीं भी। तो ये सब अगर लेजिस्लेटिव फंक्शन है, तो फिर हमने लेजिस्लेचर, संसद या विधानसभा इसलिए बनाई कि घूस लें और दें, या घूस लेना और देना बंद करें। इसीलिए इस देश में भ्रष्टाचार कभी ख़त्म नहीं होगा, नहीं हो सकता। अगर हम ये जजमेंट देंगे कि दिस इज़ लेजिस्लेटिव फंक्शन, माने एक ने घूस दी, नरसिम्हा राव जी, दूसरे ने घूस ली, घूस लेना और देना दोनों ही लेजिस्लेटिव फंक्शन है, विधायी कार्य है, कानूनी काम है। अगर ये कानूनी कार्य हैं तो इस देश में कभी भी, और आप खुद सोच सकते हैं कि क्या संसद और विधानसभाएं इसलिए बनाई हैं या उनको बंद करने के लिए बनाई। KG बालाकृष्णन साहब थे, इतना उनके ऊपर चार्ज लगे, उनका केस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया, क्योंकि उनको पता था हम डिसाइड करेंगे तो अभी तय हो जाएगा। नहीं करते हैं फेवर में तो मुश्किल, जज की बदनामी होती है, करते हैं तो फिर ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर रहा है, जज के पक्ष में कर रहा है, और अगर नहीं करते हैं उसके पक्ष में तो जब उसकी बदनामी होती है, उसको जेल होगी, हमारे पूरी की बदनामी होगी। तो उन्होंने क्या, उन्होंने सरकार को वापस भेज दिया कि आप डिसाइड करो। जहाँ उनको पुसाता है, गुड्डी सब सुप्रीम कोर्ट कर लेते हैं, जज कर लेते हैं। जहाँ उनको पुसाता नहीं है, लगता है कि नहीं इसमें फसंद है, तो बस आप करो। अब आप ये हमको बताइए, हम ये पूछना चाहते हैं, क्यों किया उन्होंने ऐसा? उन्होंने इसलिए किया कि सरकार निर्णय करेगी तो KG बालाकृष्णन साहब हाई कोर्ट जाएंगे, 10 साल वहाँ लगेंगे। हाई कोर्ट में कोई जजमेंट होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट आएंगे, फेवर में नहीं हुआ, अगेंस्ट हुआ तो सुप्रीम कोर्ट आएंगे, 10 साल यहाँ लग जाएंगे, तब तक उनकी मौत हो जाएगी, बात ख़त्म हो गई। और अभी अगर निर्णय कर देते हैं तो बात सामने सामने अभी तय हो जाएगी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जहाँ ये मतलब ये कहने का मतलब है कि जहाँ अब आपको राइट टू रिजेक्शन नोटा देना था तो तुरंत दे दिया। लालू प्रसाद यादव वगैरह को करना था, कैसे कर दिया भाई? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की कोर्ट से। कल से डिस्ट्रिक्ट जज फांसी की सज़ा देता है तो क्यों नहीं हमको फांसी दे दो, लोगों को फांसी दे दो। क्यों हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं लोग?
भाई अगर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की कोर्ट, सिविल कोर्ट, मुंसिफ आपको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एक तय करता है तो उसको इम्प्लीमेंट करो। फिर उसमें अपील क्यों? डिस्ट्रिक्ट जज के पास अपील में जाओ या हाई कोर्ट अपील में जाओ, सुप्रीम कोर्ट। अगर पहले ही कोर्ट से हो जाना चाहे, लालू प्रसाद या दूसरे लोगों की मेंबरशिप चली गई, डिस्क्वालीफाई हुए, क्यों भाई? और 2 साल के सज़ा में क्यों, 1 साल की क्यों नहीं? ये किस चीज़ का क्राइटेरिया, किसने बनाया ये क्राइटेरिया? 2 साल की 1 साल में क्यों नहीं? और फिर पहले ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के ऊपर, तो फिर ये संविधान क्यों बनाया है? ये तो संविधान का खुला उल्लंघन है, जिसमें मुझे अधिकार है सुप्रीम कोर्ट तक जाने की, अपील में जाने की, और पहले ही कोर्ट की अदालत में मैं डिस्क्वालीफाई हो गया, वो भी एक सज़ा है। दैट इज़ ऑल्सो पनिशमेंट नहीं हो सकता जब तक ऊपर तक। तो ये ऐसे वायलेशन है। एक पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब थे, उन पर 35 लाख गबन का आरोप लगा, जैसे KG बालाकृष्णन साहब पर लगते हैं, कई अपने दामादों को, अपने बच्चों को क्या क्या किया। केरला में इतना प्रदर्शन हुआ उनके खिलाफ, वो ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन बना दिए कांग्रेसियों ने। आप जरा देखिए क्या हाल है इस देश का। तो ये मखनू जजेस पैदा होंगे। अब चीफ जस्टिस साहब गवर्नर बन गए तो सब मक्खन लगाएंगे, जुडिशरी खत्म हो जाएगी, न्याय खत्म हो जाएगा। तो वो 35 लाख करोड़ का पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट आ गए, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। ना कभी जुडिशरी ने उनका बाइकआउट किया, ना वहाँ के जजों ने बाइकआउट किया। उनको पूरे केस जैसे होता था वैसे, बाद में बड़ी मुश्किल से जब उनका 1-1.5 साल शायद रह गया तब उन्होंने इस्तीफा दिया, या क्या हुआ था, 1-1.5 साल ही रहा था तब इस्तीफा दिया था। लेकिन न उनके ऊपर संसद ने महाभियोग लिया, कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेसियों के द्वारा अपॉइंटेड जज थे, वो राजीव गांधी थे, तो इसलिए महाभियोग लगने का सवाल ही नहीं। और महाभियोग की जो धारा है 124, वो ऐसी है कि उससे कभी महाभियोग लग ही नहीं सकता। उसको तो जजेस जैसा चाहे वैसी व्याख्या कर सकते हैं, कभी नहीं हो सकता वो काम। तो इसलिए भाई आज 10 करोड़ केसेस पेंडिंग हो गए। मिनिस्टर इंक्लूड्स प्राइम मिनिस्टर की बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि मिनिस्टर इंक्लूड्स प्राइम मिनिस्टर हो ही नहीं सकता है, वो तो बहुत ही गलत था। मनमोहन सिंह 10 साल तक रहे, उस समय आपको सो मोटो बल्कि इन्फ्लुएंस कॉग्निजेंस लेना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के जजों पर, नहीं हुआ, वो भी चलिए बर्बाद हो गया। 10 साल अनकॉन्स्टिट्यूशनल देश, जिस देश की सरकार 10 साल अनकॉन्स्टिट्यूशनल चली हो, उस देश में कॉन्स्टिट्यूशन क्या है भाई, क्या है? तो इसलिए बहुत माने एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस देश में आ गई। फांसी धारा 21 रोज सरकार को सुप्रीम कोर्ट के जज नोटिस दे देते हैं, फांसी क्यों नहीं बंद होनी चाहिए। फांसी कैसे बंद हो सकती है जब तक आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 हमारे फंडामेंटल राइट में है। फंडामेंटल राइट में मूल अधिकारों में पार्ट 3 भाग 3, यद्यपि दिस इज नेगेटिव फंडामेंटल राइट, ये बात सही है, उसमें लिखा है नोबडी विल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लिबर्टी एंड लाइफ विदाउट फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी बाई फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ लॉ एवरीबडी कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लिबर्टी एंड लाइफ। संसद को ये पूरा अधिकार है, सर्वोपरि है, संसद कोई भी कानून बना सकते हैं। कानून बना के कोई प्रोसीजर कर देगी, इस तरह से फांसी होगी 6 महीने में, जैसे भी 3 महीने में ही होगी, ये सुनवाई, इतनी सुनवाई होगी, इतनी तारीखें पड़ेंगी, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेंगी। आपकी लिबर्टी इन ग्राउंड पे आपसे आपकी स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। यस, वो तो फंडामेंटल राइट है। हमारा संविधान किसी यूएनओ, किसी अमेरिका, किसी यूरोप के अंडर में नहीं। हमारा संविधान सार्वभौम जनता द्वारा बनाया गया संविधान, हम सर्वोपरि हैं, हमारा संविधान सर्वोपरि। उसमें लिखा हुआ है। आप जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की बात करते हो, क्यों भाई? फांसी की सज़ा का जब अधिकार है कि फांसी की सज़ा हो सकती है, तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस क्या होता है? आप सीधे सीधे करो ना, जिसको फांसी देनी है फांसी दिलवाओ। ये बेनिफिट ऑफ डाउट भी क्यों मिलना चाहिए? बेनिफिट ऑफ डाउट में ज़्यादा से ज़्यादा आप फांसी और आजीवन कारावास मत दो, बाकी सारी सज़ाएं तो दो कम से कम। बेनिफिट ऑफ डाउट अच्छा हो गया, बेनिफिट ऑफ डाउट जिसको छोड़ना। वो बाबरी मस्जिद के केस में उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस साहब को, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब को टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट, मैंने खाली दिन भर की सज़ा होगा। हम लोग रहते तो पता नहीं आजीवन कारावास हो जाता। बाबरी मस्जिद में दूसरे लोग फंसेंगे, पता नहीं क्या क्या सज़ा होती। पर कल्याण सिंह जी को टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट, कोर्ट उठने तक की सज़ा, बस हो गई ख़त्म। और वो सज़ा है तो फिर वो चुनाव कैसे लड़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ 1 साल 2 साल आपने कह दिया, 1 दिन की भी सज़ा है, 1 रुपये भी फाइन है, सज़ा है। क्यों होना चाहिए? तो सब पे बंदिश लगनी चाहिए। फांसी पर तो आप कह ही नहीं सकते हो।
क्योंकि वो फंडामेंटल राइट का चैप्टर है, फांसी रहेगी। इसी तरह से करप्शन करने, भ्रष्टाचार करने वाले को आपने 5 लाख रुपए आदमी की कीमत लगाई है, इसका मतलब है कि 5 लाख रुपए से ज़्यादा कोई भी भ्रष्टाचार करे उसको फांसी की सज़ा होगी। ऐसे लॉ बना रहे, फांसी होगी साहब रेप के केस में, बलात्कार में। क्या जिस दिन से फांसी देने की बात हुई है रेप के बलात्कार में, तब से और पिछले 3 साल में जितने रेप नहीं हुए उतने इस 1.5 साल में उससे 2 गुने ज़्यादा रेप हो गए। उसी दिन जिस दिन दस्तखत हो रहे थे उसी दिन दिल्ली में सबसे ज़्यादा रेप हुए। और आज पिछले 2014 से करीब जुलाई कब की बात है, दिसंबर की, तब से 2 साल के अंदर पिछले 3 साल में इतने रेप नहीं हुए जितने। तो ऐसे लॉ कानून बनाने से क्या फ़ायदा। 20,000 कानून कहते हैं इंडिया में, 5,000 तो किसी काम के नहीं, दुनिया में इतने कानून कहीं नहीं। लेकिन है क्या, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, क्राइम, अपराध, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, पता नहीं क्या, सब कुछ तो इस देश में है। तो इस तरह के कानून बनाने से कोई फायदा नहीं। आप जांच कराइए ज़रा, यूपी में, बॉम्बे में, दिल्ली में कितने रेप हुए, किसने किए, कितने अपराध हुए, और ये किसने किए और कौन विक्टिम था, पता लग जाएगा। कौन लोग थे जो अपराधी थे और कौन है विक्टिम। किल 3 साल का, इससे ज़्यादा नहीं। सीबीआई जांच एक पूरा ड्रामा है। कांग्रेस सरकार ने मायावती और मुलायम सिंह को इसी चक्कर में 5 साल तक फंसाए रखा, और सुप्रीम कोर्ट के जज भी यही करते हैं। चल रही है सीबीआई इंक्वायरी, उसकी कोई सीमा है भाई, कब तक चलेगी? 1 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल भर, इससे ज़्यादा। जब चाहे सीबीआई इंक्वायरी उखाड़ दो, जब आप जिसके खिलाफ चाहें उसके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी करवा दें, जिसके साथ चाहें उसकी विड्रॉ कर दें, जिसके साथ चाहें उसको स्टेट की कीमत, जनता की कीमत, जनता की पैसों की कीमत पर पर्सनल सेफ्टी सिक्योरिटी दे दें। ये क्या मतलब है? माने इन सब चीज़ों की कोई सीमा होने। कंट्रैक्टर लेबर इतना अंदर, सरकारें कॉन्ट्रैक्ट पे चल रही हैं, ज़मीन आज रो रही है, भूमि रो रही है द्रौपदी की तरह। उसके माने उसका चीरहरण हो रहा है। कंस्ट्रक्शन सारी कहाँ गए स्टैंडिंग ऑर्डर, कहाँ गए लेबर लॉ, सब कॉन्ट्रैक्टर लेबर। सारी फैक्ट्रियों में कॉन्ट्रैक्टर लेबर, सारे पूंजीपति कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर लेबर संशोधन। अरे संशोधन क्या करो, तुम्हारे शोषण का फ्रीडम दे दें, तुमको आदमी के शोषण का फ्रीडम दे दें। फ्रीडम तो हो ही गया, जुडिशरी कुछ कर नहीं रही है, सब कुछ खत्म हो गया है, सारे चीज़ कॉन्ट्रैक्ट पे चल रही है, सारे स्टैंडिंग ऑर्डर, सारे लेबर लॉ, सारे लेबर कोड सब धरे रह गए। तो क्या फ़ायदा है ऐसे कानून बनाने से? अरे चलाओ फिर क्यों कहते हो हम न्याय कर रहे हैं, हम न्याय करेंगे। सब कंस्ट्रक्शन का काम रहा, ज़मीन खरीदो, ज़मीन बेचने का सरकार के पास, या कॉन्ट्रैक्ट पर पुल बनाए, कॉलोनी बनाए, यही काम सब। ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बन गया है। आज ये तारीख पे तारीख वाला तो जो देश हमको विदेशी अटॉर्नीज रखने चाहिए, तभी इस देश में थोड़ा सा इस जुडिशियल सिस्टम में सुधार आएगा। या जिस दिन देश की जनता को थोड़ा चैतन्यता आ जाएगी संविधान को बदलने की, तब शायद ये समझेंगे। जिस दिन इनको पता लगेगा लोग संविधान समझ गए, उस दिन ये चेतना आ जाएगी, ये जुडिशरी समझेगी, उस दिन से न्याय मिलना चालू हो जाएगा। IBN सेवल ने पटेल साहब, नेहरू और अंबेडकर जी का कंपैरिजन किया और उस पर वोटिंग कराई, सर्वे कौन सब। मगर आपने ये अलाउ कैसे किया? देशभक्तों के खिलाफ आप कभी देशभक्तों के बारे में ये कह सकते हो कौन बड़ा देशभक्त था? महाराणा प्रताप बड़े थे, शिवाजी बड़े थे। आप ये कंपेयर करोगे? भामाशाह बड़े थे या राणा सांगा बड़े थे? ऐसे ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बड़े थे या मालवीय जी बड़े थे, नेहरू जी बड़े थे, हैं? जिन्होंने चाहे अंबेडकर साहब, जो सब लोग उस समय प्रधानमंत्री, ये जिन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया, कुर्बानी कर दी, उसका तुम कंपेयर करा रहे हो आज? ये पीली पत्रकारिता, सनसनी पैदा कर रहे हो, लोगों को जाति के आधार पर बांट रहे हो, संप्रदाय के आधार पर बांट। कैसे इस चैनल को आपने अलाउ किया? क्यों ऐसे चैनल बंद नहीं होने चाहिए? कैसे आप इन चैनलों को कंटिन्यू करा रहे हो? इस तरह के एनालिसिस करने से कैसे, क्यों नहीं रोक रहे हो? कब से पेंडिंग है बाबरी का केस? कोई हिसाब ही नहीं, कब से पेंडिंग है। 2G, 3G, कोलगेट, ये सारे केस, किसी को कोई उधार नहीं। कितने केसेस, कितने सेक्रेटरी, बड़े बड़े नोएडा जैसे लोग, कितने जज पकड़े गए, सब केस चल रहे हैं। आज किसी का 15 साल हो गया, किसी का 10 साल, किसी पर कोई उदाहरण, कोई एग्जाम्पल देश के सामने आ ही नहीं। इसीलिए लड़के लोग सब उच्छृंखल हो गए,
अन्याय हो रहा, लोग सीधे अब सड़कों में तय करें और होंगे। सन 24 तक तो महाभारत होने लगेगा अगर यही जुडिशियल सिस्टम रहा।